हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज चल रही है, आज इसमें हम लोग डे 2 में आ चुके हैं। कल हम लोगों ने डे 1 में एवरेज देखा था। आज हम लोग क्वांट का ही एक और टॉपिक दैट इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम ये देखेंगे। ठीक है, तो कल वाले टॉपिक को लेकर आप लोगों से मैंने फीडबैक मांगा था, बट आप लोगों ने ज़्यादा फीडबैक नहीं दिए। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जब भी सेशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, है ना। अगर अच्छा है तो वो बताएं, अगर ठीक नहीं है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स या सुधार किए जा सकते हैं तो वो भी बताएं, सो दैट कि आगे आने वाले सेशंस में हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट लागू कर सकें। ठीक है ना। तो प्लीज़ ये बात आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं, नहीं है, या कुछ और इसमें सुधार बदलाव किए जा सकते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में, तभी हमें वो चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है। और क्वेश्चंस जो है मैंने आपसे जैसे कल कहा था कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और बाकी भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और वेट क्वेश्चन थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस टॉपिक की अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करें 2011 से लेकर 2024 तक, इसके लगभग आप देख सकते हैं कि 2012 में, 15 में, 17 में और 18 में, इन 4 सालों में इनके क्वेश्चन नहीं आए हैं इस टॉपिक के। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बाकी सालों में मिनिमम एक क्वेश्चन तो है, और 2014 और 2020 में दो दो क्वेश्चन है। ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं कि आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 2024 का मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो पढ़ने में थोड़ा सा या आपको समझने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट जब आप उसको मेरे बताए हुए तरीके से या मेरे बताए हुए मेथड से करेंगे, है ना, या समझने की कोशिश करेंगे, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है 2024 का, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है। और आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, और एक इसमें बड़ा ही कह सकते हैं कि विचित्र चीज़ देखने को मिली है कि 2 साल यानी कि 2013 में और 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज एग्जैक्ट सेम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ना उसकी वर्डिंग चेंज है, ना उसके ऑप्शंस चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 2013 और 2016 का। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है ना, चलिए। तो कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो एचसीएफ एलसीएम, वैसे ये टॉपिक ऐसा है जो आप लोग आई थिंक काफ़ी बचपन से, ठीक है, अगर 5th 6th नहीं भी तो एटलीस्ट 8th क्लास से तो पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, या उससे पहले से भी शायद पढ़ा जाता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक। ठीक है, आप मैथ्स कहें, क्वांट कहें, उसका बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और ये भी मुझे पता है कि आप में से 99.9% या मैं कहूँ कि 100% लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता होगा, है ना, कि कैसे एचसीएफ निकलता है। 2 नंबर 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, उनका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपको निकालना आता है। मेरा कंसर्न यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाऊं, मैं बता दूंगा एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट वैसे वो मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आप इन चीज़ों को समझें कि व्हाट इज़ एचसीएफ एंड व्हाट इज़ एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एचसीएफ एलसीएम समझने के लिए एक टर्म समझना होगा, दैट इज़ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है ना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ अ फैक्टर। देखो, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है कि जब आप उसको या किसी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इज 3 आ फैक्टर ऑफ, इज 3 आ फैक्टर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इज 3 आ फैक्टर ऑफ 8, क्या 3 जो है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, ये मेरा आपसे सवाल है। अब इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको यही बताया कि क्या 3 8 का फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड 8 बाई 3, और अगर आपका इफ़ यू गेट अ रिमाइंडर एज 0, इफ़ यू गेट अ रिमाइंडर एज 0 देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, बट यहाँ पर द रिमाइंडर विल बी 2, द रिमाइंडर विल नॉट बी 0, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, नो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इज 4 आ फैक्टर ऑफ 16, लेट से मैं आपसे पूछूं कि क्या 4 जो है वो 16 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप कहेंगे 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द रिमाइंडर, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0, सो आप कहेंगे हाँ 4 इज अ फैक्टर ऑफ
16। ठीक है, तो यानी कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है पता करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस नंबर को, ठीक है, जैसे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो आप 8 को 3 से डिवाइड करें। इफ़ यू गेट द रिमाइंडर एज 0, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है या वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है या रिमाइंडर इज 0, देन यू कैन से इट्स अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलें आगे देखें। अब आपको अगर किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे? सारे फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, लेट्स से आई हैव अ नंबर लेट्स से 18, मेरे पास एक नंबर, एक संख्या है दैट इज 18, और मुझे 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 18 के अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे? 18 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? ठीक है, बड़ा सिंपल है, बेसिक से लेके चलना है। 18 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। 18 के वो सारे नंबर फैक्टर्स होंगे जिसको अगर हम, मतलब जिससे अगर हम 18 को डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 रहेगा। ठीक है, देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, बिकॉज 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 9 टाइम्स, रिमाइंडर विल बी 0। अगेन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 18 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल 6 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0। क्या 4 इसका फैक्टर होगा? नहीं, क्योंकि 4, अगर 18 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगेन 5 इज नॉट द फैक्टर, लेकिन 6 होगा फैक्टर इसका, यस और नो? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 को जैसे ही आप 18 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द रिमाइंडर एज अगेन 0, है ना। देन बात करेंगे 9 की, 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है ना, 9 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 9 से आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं और 18। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, दैट इज 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? अब लेट से मेरे पास एक और नंबर है दैट इज 27। मैं अगर आपसे इसके कहूं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो क्या करेंगे आप? वही काम करना है। ठीक है, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। बट क्या 2 इसका फैक्टर होगा? नहीं, क्योंकि 2 से आप इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 होगा? यस। 4 होगा? नहीं। 5 होगा? नहीं। 6 होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। 8 होगा? नहीं। 9 होगा? यस। 10 होगा? बिल्कुल भी नहीं। 11, 12, 13, 11, 12, 13 कुछ भी नहीं। 14 नहीं। 15 नहीं। 16 नहीं। 17 भी नहीं। 18 भी नहीं, है ना। इसी तरीके से 19 से आप आगे चलेंगे तो और कोई भी नंबर नहीं होगा, यू विल जस्ट हैव द फैक्टर एज 27। सो 1, 3, 9 एंड 7, 9 एंड 27, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 27। ठीक है, ये दोनों इसके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 18 एंड 27, मैं आपसे कह रहा हूं HCF बताइए मुझे 18 और 27 का क्या होगा। तो आपको इनमें से पहले तो क्या करना है? HCF का मतलब क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर्स हो गए, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप देखो कॉमन क्या क्या है। 1 इज कॉमन, यस। 3 इज कॉमन, यस। 9 इज कॉमन, यस। इसके आगे और कोई कॉमन है? नहीं। बट मुझे कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9। ठीक है, सो द HCF ऑफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27 इज 9। क्लियर है बात? ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। ये जनरली आप तब यूज कर सकते हैं या करते हैं जब आपके ये होते हैं नंबर जो है वो छोटा है। अगर ये नंबर बड़ा हो गया, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट का नंबर अगर ये हो गया, तो आप ये मेथड यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे, है ना, क्योंकि फिर ये इस तरीके से फैक्टर्स ढूंढते रहना बहुत लंबा काम हो जाता है। उसमें फिर आप जो तरीका यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप इस नंबर को, द गिवन नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर उनके इसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स ढूंढ के देन यू फाइंड आउट दी HCF। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है HCF क्या होता है। अच्छा, इसी में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज पेयर ऑफ फैक्टर्स। पेयर ऑफ फैक्टर्स का मतलब है कि आप अगर इन फैक्टर्स को देखें, let's say if I write the factor of 18 in this form, let's say 1, 2, 3, 6, 9, 18,
ठीक है, इनको आप देख पा रहे हैं, ये आपको पेयर के फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, ये वही 6 फैक्टर हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन मैंने उनको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये बेसिकली आपके क्या है, दीज आर योर पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर 1 फैक्टर है तो फिर 1 इंटू 18 इज अ फैक्टर, 2 फैक्टर है तो 2 इंटू 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 3 फैक्टर है तो 3 इंटू 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर, है ना। सिमिलरली आप इसके लिए देख लेंगे तो 1 3 9 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 27 यहाँ लिख सकते हैं, तो दीज आर योर पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये भी बेसिकली कभी कभी काम आ जाता है ना। इसके बाद प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको बताना है तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको वैसे पता ही है ये। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स आप समझ गए क्या होता है? प्राइम फैक्टर ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। मतलब 1 इज, एक 2 फैक्टर होते हैं ना, एक फैक्टर होता है ओनली 2 फैक्टर्स, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, दोज आर योर प्राइम नंबर्स। ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 प्राइम नंबर की डेफिनेशन में इसलिए फिट नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अब 1 जो है उसके लिए फैक्टर एक ही बनेगा, है ना, तो वो उस डेफिनेशन में नहीं आता। 2 इज अ प्राइम नंबर, यस द प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 17 19 23, है ना, 29। तो इस तरीके से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं आपको जो मिल जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं दे आर ऑड। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में वही है कि आप किसी भी नंबर को, है ना, आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को 18 और 27 का HCF निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 18 एंड 27, तो मैं क्या करूंगा, 18 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर्स आपको मैंने बता दिए। ठीक है, प्राइम नंबर जो है वही प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 1 तो इज अ फैक्टर है ना उसका, तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18। सिमिलरली आप 27 लिखेंगे, सो यू हैव 1 इंटू 1 आप लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, क्योंकि 1 का कोई यहाँ पर इफेक्ट भी नहीं है। आप चलो कंफ्यूज हो जाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखें। 27 के लिए आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। अब आपको करना क्या है, वही जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ढूंढने हैं। देखो एक 3 यहाँ पर है, 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 तो यू गेट दी HCF एज 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, और यही 3 इंटू 3 9 जो है वो हमने यहाँ पर भी निकाला था इस तरीके से फैक्टर्स को काउंट करके, बट यहाँ पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी नंबर्स के, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो, उनके अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, HCF निकालना है, तो जस्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स और इस तरीके से आप उनके जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो काउंट करके आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर है ना, इसी तरीके से निकालना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक या टर्म है इसमें, दैट इज LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेट से अगर मैं आपको कहूँ, लेट से मैं आपको कहूँ 3 एंड 7, मैं आपको ये 2 नंबर दे रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन 2 नंबर का मुझे LCM बताओ, 3 और 7 का, व्हाट इज द LCM। तो अगर हम इसको भी नॉर्मल तरीके से करें, ठीक है, मतलब जो फैक्टर्स वाला मेथड है, आपको इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है, 27 30 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा 3 के मल्टीपल्स। अगेन यू हैव टू राइट द मल्टीपल ऑफ 7, 7 14 21 28 35 42 49 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब आपको इसमें क्या करना है, अगेन कॉमन मल्टीपल ढूंढना है पहले तो, है ना। कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, 21 इज कॉमन, यस। इसके बाद आगे जाके फिर और भी कॉमन आएगा बट वी हैवंट रिटन इट, है ना। 63 जैसे आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो बट वी आर नॉट कंसर्न विद इट, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है लीस्ट, और लीस्ट क्या है, सबसे छोटा। HCF में हम सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। LCM में हम सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो ढूंढते हैं। सो अगर मैं बात करूं LCM ऑफ 3 and 7 की, सो यू गेट इट एज 21, ठीक है। आई होप क्लियर है बात, है ना। इसी तरीके से इसको निकालना होता है। और अगर आपको जो मेथड आप जनरली यूज़ करते हैं, लेट से मैं आपसे कहूँ कि फाइंड आउट दी LCM ऑफ 6 and 14, 6 और 14 का LCM निकालिए, तो एक तरीका तो यही है कि आप मल्टीपल्स लिखते रहिए और कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ लीजिए। दूसरा तरीका आपको पता ही है कि 6 और 14 दोनों को ऐसे लिखा, इसके बाद जो प्राइम नंबर्स हैं, लेट से स्टार्टिंग विद 2, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 3 टाइम्स 7 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं होगा, सो नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 1 3, यहाँ पर 7 एज इट इज, देन यू हैव 7, देन यू हैव 1 and 1, ठीक है। तो ये 1 1 बन गया। सो LCM इज 2 into 3 दैट इज 6 and into 7 दैट इज 42। आप इसके मल्टीपल भी अगर लिखते तो भी 42 ही आता, क्योंकि आप लिखते ना 6 12 18 24 30 36 42, और यहाँ से आप करते तो 14 28 42। सो 42 इज द कॉमन मल्टीपल विच इज द लोएस्ट वन और द लीस्ट वन। सो यू गेट द LCM एज 42, ठीक है। अब HCF और LCM के निकालने का तो मैंने आपको बताया कि कोई इशू है ही नहीं, है तो बचपन से कर रहे हैं, है ना। ये तो मैंने आपके 15-20 मिनट खराब कर दिया मान लीजिए। द थिंग इज कि क्वेश्चन में आपको LCM लगाना है या HCF लगाना है, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू थिंक अपॉन। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपको सोचना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल गया कि ग्रेटेस्ट है तो आपने वो पढ़ के HCF लगा दिया, या कहीं पर लिखा हुआ है लीस्ट या लोएस्ट है वो पढ़ के LCM लगा दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है। आपको ये चीज़ समझनी है, अगर आप किसी चीज़ को, मैं थोड़ा सा अगर आपको एक किसी लेमैन वाली हिंट दूँ, अगर किसी चीज़ को आप ब्रेक कर रहे हो, किसी चीज़ को अगर आप तोड़ रहे हो, उसके फैक्टर्स बना रहे हो, सो यू हैव टू फाइंड आउट दी HCF। और अगर आप किन्हीं चीज़ों को जोड़ रहे हो, ठीक है, या उनके कुछ मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, सो यू विल हैव टू फाइंड आउट दी LCM, ठीक है। बस वो लीस्ट वर्ड, लोएस्ट वर्ड या ग्रेटेस्ट वर्ड, हाईएस्ट वर्ड सुन के HCF और LCM मत लगा देना तुरंत, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन गलत होते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो HCF LCM निकालना तो बचपन से आता है ना, क्वेश्चन गलत वहाँ पर होते हैं। चलो कंसेप्ट इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सेशंस तभी हेल्पफुल होंगे जब मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करें, है ना, और खुद से इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करें, और उसके बाद और टाइमली ट्राई करें, ठीक है। ऐसा नहीं ट्राई करने बैठे हैं तो 5 मिनट तक ट्राई कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दें खुद को और 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बिकॉज एग्जाम में अगर आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं 120 मिनट्स में, तो आपके पास लगभग वही 2-2.5 मिनट का समय है प्रति क्वेश्चन, है ना, एवरी क्वेश्चन के लिए। तो चैलेंज ये नहीं है कि 40 क्वेश्चंस करने हैं, चैलेंज ये है कि वो 40 क्वेश्चंस उस लिमिटेड टाइम में करने हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप 5 घंटा लगा रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। या एग्जाम के 2 घंटे में अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो अगेन इट्स ऑफ नो यूज़। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, है ना, और उस लिमिटेड टाइम में करने हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने बैच में भी शुरुआत से ही कहता रहा हूँ कि टाइम के ऊपर फोकस रखो, ठीक है। शुरुआत में ठीक है, आप जब पहली बार अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो यू कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट अब वो समय नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन या इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर और ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना बात। चलो, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। 3 पर्सन्स जो हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन्स, 3 लोग हैं, स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 लोग हैं, साथ चलना शुरू करते हैं
और उनका जो कदम है, यानी कि जब वो एक कदम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो उनका जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम का जो साइज है ना, वो एक का 40 मीटर है, 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 सेंटीमीटर और तीसरे का 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, है ना, कि उनके एक तो स्टेप्स भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ वो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर लें, मतलब जितना भी डिस्टेंस वो चल रहे हैं सेम डिस्टेंस कवर करके वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको इनका क्या निकालना है, इनके मल्टीपल्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये एलसीएम कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, है ना। यू विल गेट द आंसर एज 2520 सेंटीमीटर। इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स सो यू विल हैव 25 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आई होप आपको पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय 100, तो यू विल गेट 25 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, और यू कैन से 25.2 मीटर्स। ठीक है, सो फॉर दिस योर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 25 मीटर्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, आई होप कि आप एलसीएम तो निकाल ही लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझना है कि कहाँ पर एलसीएम लगाना है, कहाँ पर एचसीएफ लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्योंकि आपको इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढना है कि कितने कदम चलने के बाद ये बराबर दूरी तय कर लेंगे। ठीक है ना, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, 2014 में पूछा गया। 5%, अच्छा वीडियो को आप पॉज करेंगे, सवाल का जवाब मैं आपको फिर बताता हूँ। आंसर, क्वेश्चन कह रहा है कि 5% फायर बुलेट्स एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर इज। यानी कि एक व्यक्ति जो है, जैसे अब ये 5 लोग हैं, एक व्यक्ति या पहला पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, वो हर 6 सेकंड में बुलेट फायर कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी पहली बुलेट फायर होगी 6 सेकंड में, दूसरी होगी 12 सेकंड में, तीसरी होगी 18 में, है ना, तो चौथी होगी 24 में, इस तरीके से चलेगा। दूसरा पर्सन जो है वो हर 7 सेकंड में बुलेट फायर कर रहा है, तो यानी कि 7 सेकंड्स, 14 सेकंड्स, 21 सेकंड्स उसकी बुलेट ऐसे फायर होंगी। सिमिलरली तीसरा वाला हर 8 सेकंड में बुलेट फायर कर रहा है, तो उसके जो बुलेट फायर होंगी वो 8 सेकंड, 16 सेकंड्स, 24 सेकंड्स ऐसे होंगी। ये वाला 9 सेकंड्स में कर रहा है, हर 9 सेकंड में, है ना, तो 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे होगा। इसका 12 है, तो ये 12 के मल्टीपल में फायर होगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ऐसे करके, है ना। तो आपसे ये पूछा है कि 1 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बुलेट फायर करेंगे। तो सीधी सी बात हो गई, पहले तो आपको इनका क्या निकालना है, वही मैंने बताया, कॉमन मल्टीपल, है ना, कि 1 घंटे में ये कितनी बार फायर करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल पहले निकालना है, एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। ठीक है, पहले आपको निकालना होगा इनका एलसीएम। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ना तभी तो ये पता लगेगा कि एक साथ कब फायर हो रहा है, एक साथ कितने कितने समय में फायर हो रहा है। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ निकालेंगे तो यू विल गेट दिस एज 504 सेकेंड्स। एलसीएम आपको मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप निकाल लेंगे। यू विल गेट 504 सेकेंड्स, यानी कि ये सारी की सारी बुलेट जो हैं वो एक साथ फायर होंगी हर 504 सेकेंड्स में। हर 504 सेकेंड में ये बुलेट एक साथ फायर होंगी। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो ये आ रहा है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल है वो ये है। अगर आप इनका चाहें, वैसे तो करने की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, अगर आप इनके मल्टीपल्स लिखते जाएं और सबका कॉमन मल्टीपल ढूंढे तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आपको मिलेगा वो यही होगा, दैट इज 504। ठीक है, उसी के लिए एलसीएम का एक मेथड बनाया गया है सो दैट कि वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। अदरवाइज आप मल्टीपल लिख के करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 504 सेकंड में, यानी कि एवरी 504 सेकंड्स में ये सारी बुलेट्स एक साथ फायर होंगी। तो पहली बार 504 सेकंड में, फिर उसके बाद 1008 1008 सेकंड में, इसी तरीके से फिर अगली 1512 सेकंड्स में, ऐसे करके। अब आपको ये पता है, इसमें पूछा है कि कितने बार ये बुलेट्स एक साथ फायर होंगी 1 घंटे में। तो अब आपको पता है कि इन 1 आवर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी आपको पता होगा कि हर घंटे में
3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं हर घंटे में, है ना, क्योंकि ईच आवर है 60 मिनट्स एंड ईच मिनट है 60 सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 इज 3600। ठीक, अब इतने सेकेंड्स में बुलेट एक बार फायर हो रही है साथ में, तो 3600 सेकेंड में कितनी बार होंगी? ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। 3600 डिवाइडेड बाय 504, सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 7.14 समथिंग। ठीक है, यानी कि 7 बार ये बुलेट जो है वो फायर होंगी, 8वीं बार वो इसके 3600 के पार हो जाएगा, मतलब इसके बियॉन्ड, यानी कि 1 घंटे के बाद, तो 7 बार बुलेट्स फायर होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, इसीलिए यूपीएससी ने भी इसके जो है वो 2 आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर इसकी ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे 2014 के पेपर की, सेट ए है ये। ठीक है, आप जाके इसको चेक करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 7 and 8 बोथ गिवन। अब इसलिए दिया हुआ है 7 तो डायरेक्ट आ रहा है, 8 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एम्बिग्यूटी ये है कि जब टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तब भी तो सबने एक साथ बुलेट फायर करना शुरू किया होगा, है ना, उसके हर 6-6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड के बाद कर रहे हैं, बट जब शुरुआत हो रही है, व्हेन द इवेंट इज स्टार्टिंग, तो तब भी तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तब भी सबने एक साथ बुलेट फायर किया होगा, तो एक टाइम वो भी ऐड किया है। सो 7 ये है और एक वो आ रहा है, दैट इज 8। दैट्स वाई यूपीएससी हैज गिवन द आंसर एज बोथ। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये चीज नहीं मेंशन है कि स्टार्टिंग वाला काउंट करना है या नहीं करना है, सो यूपीएससी हैज गिवन द आंसर एज 7 and 8 बोथ। बट अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो तो यू विल कम टू नो कि आपको डायरेक्टली वो स्टार्टिंग वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर विल बी 7 ओनली। ठीक है, बट यूपीएससी ने उस एम्बिग्यूटी को ध्यान में रखते हुए आंसर दोनों दिए हुए हैं, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, क्लियर है बात, 2014 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है, 2014 में ही उसी साल सेम कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक, चलो वीडियो पॉज करके, चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको शेयर करूंगा, या आप करिएगा। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट, जो अभी हमने पीछे बुलेट वाला देखा वही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है ये, वीडियो पॉज करें, जवाब दें, मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये स्विमिंग करने जाते हैं और सीता जो है वो हर 2 दिन के गैप के बाद, और गीता जो है वो हर 3 दिन के गैप के बाद जाते हैं। ठीक है, इफ ऑन 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ स्विम टुगेदर, 1 जनवरी को वो दोनों साथ में स्विमिंग करने गए थे, तो अब ये अगली बार साथ में किस दिन जाएंगे? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी या जल्दबाजी करी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर यह नहीं दिया हुआ है कि सीता जो है हर दूसरे दिन जा रही है, उसमें लिखा है कि सीता हर 2 दिन के गैप के बाद जा रही है, और गीता जो है वो हर 3 दिन के गैप के बाद जा रही है। ठीक है, तो इसको करने का एक तो सिंपल तरीका यह है कि सीता और गीता 1 तारीख को दोनों लोग गए, है ना, 1 जनवरी को। सीता उसके बाद 2-2 दिन के गैप के बाद जा रही है, तो सीता अगर 1 को गई है तो 2 और 3 का गैप होगा, 4 को जाएगी, 5 और 6 का गैप होगा, 7 को जाएगी, 8 और 9 का गैप होगा, 10 को जाएगी, 11 और 12 का गैप होगा, 13 को जाएगी, 14 और 15 का गैप होगा, 16 को जाएगी, सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इससे तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब गीता की अगर हम बात करें, गीता हर 3 दिन के गैप के बाद जाती है, तो 1 को गई है तो 2, 3, 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी, 6, 7, 8 को नहीं जाएगी, 9 को जाएगी, 10, 11, 12 को नहीं जाएगी, 13 को जाएगी। ठीक है, फिर 14, 15, 16 को नहीं जाएगी, 17 को जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को ये साथ गए हैं, उसके बाद ये साथ कब जाएंगे? ऑन 13 को भी दोनों लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो योर आंसर इज डायरेक्टली फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द आंसर एज 13। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करना चाहो तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सीता का जो एवरी 2 days का गैप है, यानी कि सीता जो है वो एवरी 3rd डे जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का गैप है तो हर तीसरे दिन जाती है। ठीक है, और गीता जो है वो 3 दिन के गैप के बाद जाती है, यानी कि शी गोज एवरी 4th डे, वो हर चौथे दिन जाती है। यस और नो? तो अगर आप इस मेथड से करते हैं तो 3rd और 4th यानी कि 3 और 4 का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 3 and 4
LCM ऑफ 3 and 4 दैट इज नथिंग बट 12, है ना, और 1 तारीख को गए साथ में, फिर 12 दिन बाद जाएंगे दैट इज 13 को जाएंगे, दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप सिंपल इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि आपको ये बात समझनी है, अगर आपने 2 और 3 का एलसीएम लेके कर दिया तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का जैसे आप एलसीएम लोगे यू गेट द एलसीएम एज 6 एंड 1 + 6 इज नथिंग बट 7 विच इज ऑल्सो इन द ऑप्शन और ऑप्शन ए ओनली। आपको लगेगा आपने सही करा, है ना, बट वो गलत हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 2020, बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे सवाल भी पूछ रहा है आजकल, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। आई विल टेल यू द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स क्या होगी सो दैट कि ये नंबर और ये नंबर उसके मल्टीपल हो। एक्स मल्टीपल नहीं है, ये नंबर मल्टीपल है एक्स के, ठीक है। यानी कि आपको इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम अगर आप निकालोगे तो वो जो एक्स है वो मल्टीपल हो जाएगा। आपको एक्स को मल्टीपल नहीं बनाना है, आपको इन नंबर्स को मल्टीपल बनाना है। दैट मीन्स एक्स इज द HCF, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 3 1/2 एंड 8 3/4। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। पहली बात तो ये है कि इनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। दैट इज 3 2 6 और 1 7/2 होगा ये, और 32 35 35/4, ठीक है। तो बेसिकली आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको इन दोनों फ्रैक्शंस का HCF निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर फ्रैक्शन का आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ एनी फ्रैक्शन, so what you have to do is you have to find out the HCF of numerator divided by LCM of denominator, ठीक है। ये होता है। अब इसका प्रूफ आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है और यहाँ पर मैं कराऊंगा भी नहीं, बिकॉज लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बट ये क्यों होता है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखें। HCF ऑफ फ्रैक्शन का अगर आपको HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर आपको LCM निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर LCM हो जाएगा, नीचे HCF हो जाएगा। ध्यान ये रखना, जो भी निकालना है न्यूमरेटर का वही होगा। HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें 7 और 35 का HCF निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 7 and 35 and we have to find out the LCM of 2 and 4, ठीक है। अब 7 और 35 का HCF यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, 7, ठीक है, बिकॉज दिस इज 7 एंड दिस इज 7 into 5, सो 7, और 2 और 4 का LCM क्या होगा, 4, ठीक है। तो 7/4 इज योर आंसर, 7/4 दैट मीन्स 1 3/4, 1 3/4 मीटर्स, ठीक है। यानी कि ये नंबर जो हैं वो 1 3/4 के इंटीग्रल मल्टीपल हैं। आप 7/4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा है, 7/4 को 2 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 7/2, ठीक है। 7/4 को 5 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 35/4। सो ये नंबर जो है वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। क्लियर हो गई बात, इस चीज़ को ध्यान रखना। HCF ऑफ फ्रैक्शन इज HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और LCM ऑफ फ्रैक्शन इज LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। बात क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आई थिंक 22 में भी रिपीटेड है। वैल्यूज थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन सेम है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन आप पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें विद इन 2 मिनट्स। देखो क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा आसान है, समझ के अगर आप करेंगे तो बड़ा आसान है। व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3 4 5 and 6 leaves the remainder 2 in each case, ठीक है। कि इनमें से कौन सा ऐसा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है जिसको आप इन चारों नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। यानी कि आपको सीधी सी बात है
कि इन नंबर्स में से अगर आप 2 माइनस कर दें, अगर रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज को समझो, यहां पर फैक्टर्स की जो डेफिनेशन है उसका यूज हो रहा है, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ पाओ तो। अगर आप इन नंबर्स में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है, अगर आप इन नंबर्स में से 2 माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर वो जो नंबर बनेगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस ऑल दीज। और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि ये नंबर्स, यानी कि ये जो नंबर आएगा वो इन नंबर्स का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर बन जाएगा ना उसका, क्योंकि 2 रिमाइंडर है। जब मैं 2 माइनस कर दूंगा तो इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल, और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब वही होता है कि कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊं, इसमें से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो आई विल गेट 1010, इसमें से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 1020, इसमें से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 1120, इसमें से 2 माइनस करूंगा आई विल गेट 1220, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे जो भी नंबर, मतलब जो भी आंसर होगा वो इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या आप ये कहें कि ये नंबर जो है उस आंसर वाले नंबर के फैक्टर होने चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। और फैक्टर होने के लिए क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब में से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको 5, वैसे तो आप इसको एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली भी अगर मैं आपको बताऊं 5 की मल्टीप्लिसिटी क्या होती है या 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो वो तो सब में है 0, तो 5 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 की अगर हम बात करें, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट शुड बी 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर आप चेक करें 1 + 1 0 0, ये तो नहीं होगा, इसका सम तो 2 आ रहा है, इसका सम 3 आ रहा है, ये हो सकता है, इसका सम 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और इसका सम 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सो यू हैव ओनली वन नंबर दैट इज 1020 जो कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। और जब आप 1022 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर एज 2, ठीक है। सिमिलरली आप अगर 6 से चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 2 से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे बिकॉज लास्ट में 0 है। 3 के लिए मैंने आपको बता ही दिया। 4 से अगर आप चेक करना चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए बाय 4। तो इस वाले में देखेंगे तो 10 नहीं होगा, 20 20 20 ये सारे हो जाएंगे, बट 3 से जब हम चेक कर रहे हैं तो यू गेट द आंसर एज दिस, दैट इज 1022। अगर आप इसको एलसीएम निकाल के चेक करना चाहें तो आप 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लें, यू विल गेट द एलसीएम एज 60, यू विल गेट द एलसीएम एज 60। और उसके बाद आप इनमें से जो भी नंबर 60 से डिवाइड हो रहा है, 60 से डिवाइड हो रहा है का मतलब तो वही हो गया ना, लास्ट में 6 से ही आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, बिकॉज 0 0 तो सब में है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब भी वही है। 3 और 2 से चेक कर रहे हैं तो 3 से आपने 2 से आप चेक करेंगे तो 2 से तो ये तीनों चले जाएंगे, ये नहीं जाएगा बिकॉज ये 0 अगर हमने पहले ही हटा दिया तो। आफ्टर दैट आपको 3 से चेक करना होगा, तो 3 से मैंने आपको बता ही दिया, वही हमने काम शुरुआत में किया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ही करें। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो यू कैन डू विदाउट इट एज वेल, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार और 2022 में। एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं है बट रिपीटेशन है, सेम कंसेप्ट पर रिपीटेशन है। मैं आपके साथ वो क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, ठीक है। चलो देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 7th, अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हमने पीछे सीता और गीता वाला किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई विल शेयर विद यू, इसको भी आप लोग जो है वो घर में कीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 2023 में पूछा गया, इसकी अगर हम बात करें, ये कह रहा है, चलो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, टेक 2 मिनट्स, पॉज द वीडियो, मैं आपको आंसर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हर सिग्नल जो है वो कलर चेंज करता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन अगेन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ठीक है। वो तो होता ही है ना सिग्नल्स में, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड, ऐसा होता है। जो पहला सिग्नल है वो 25 सेकंड्स लेता है, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड्स लेता है, तीसरा सिग्नल 60 सेकंड लेता है टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ग्रीन से रेड होने में 3 सिग्नल इतना इतना टाइम ले रहे हैं। द ड्यूरेशंस फॉर रेड एंड ग्रीन आर सेम, कलर्स आर सेम, मतलब जितना टाइम रेड से ग्रीन होने में लग रहा है उतना टाइम ग्रीन से रेड होने में लग रहा है।
2 PM पर ये तीनों जो है एक साथ ग्रीन थे, ठीक है। अब इसके बाद कब ये फिर से ग्रीन होंगे, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 सिग्नल अगर मैं बनाऊं, सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3, 3 सिग्नल हैं। शुरुआत में ये ग्रीन थे, ग्रीन से रेड होते हैं, फिर रेड से ग्रीन होते हैं, ठीक है। पहला सिग्नल ग्रीन से रेड होने में 25 सेकंड्स लेता है, दूसरा 39 सेकंड्स लेता है और तीसरा 60 सेकंड्स लेता है, ठीक है। और उसके बाद वो रेड से ग्रीन होने में भी उतना ही टाइम लेगा, 25, 39 एंड 60। यानी कि हमें बात करनी है कि 2 बजे, दिन के 2 बजे ये तीनों ग्रीन थे, इसके बाद ये फिर से ग्रीन कब होंगे, ग्रीन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। फिर से ये ग्रीन कब होंगे, तो यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम ग्रीन टू ग्रीन। अब ग्रीन टू ग्रीन जाने में पहले वाले को लग रहा है 50 सेकेंड्स, दूसरे वाले को लग रहा है 78 सेकेंड्स और तीसरे वाले को लग रहा है 120 सेकेंड्स। अब तो कुछ आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि करना क्या है। अगली बार ये तीनों एक साथ, ये वही क्वेश्चन हो गया यार जैसे बुलेट फायर वाला देखा था। इसमें आप ये मान लो 3 लोग हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं इतने इतने सेकंड्स में, तो एक साथ बुलेट कब फायर होंगी, वही चीज़ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 50, 78 एंड 120। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 7800। यू विल गेट 7800 सेकेंड्स। यानी कि 7800 सेकेंड्स के बाद ये तीनों एक साथ फिर से ग्रीन होंगे। अब 7800 सेकेंड्स को डिवाइड कर लें आप 60 से, सो यू विल गेट्स आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल टर्न ग्रीन, ठीक है। सो दिस विल बी 130 मिनट्स, और 130 मिनट्स इज नथिंग बट 2 hours 10 minutes। यानी कि 2 बजे के बाद, दिन के 2 बजे के बाद 2 घंटे 10 मिनट के बाद ये वापस से ग्रीन हो जाएंगे। और 2 घंटे 10 मिनट का मतलब कितना हुआ, दिन के 2 बजे के बाद शाम के 4:10 पर, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज कि आप अगर समझ पा रहे हैं चीज़ों को देन द क्वेश्चन इज इजी, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समस्या है। बट आई थिंक कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट देखिए आप सारे सिमिलर टाइप हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया टॉपिक यूज हो रहा है ना, या कुछ भी हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है लास्ट, जो 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक 2 minutes। मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैन है, देयर इज अ कैन एक्स जिसमें 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है, ठीक हो गया। एक दूसरा कैन है वाई, उसमें 532 लीटर्स ऑफ डीजल है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े कंटेनर टाइप के हैं, कैन टाइप के हैं। दे आर टू बी बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। अब ये पेट्रोल और डीजल को बॉटल्स में डालना है ना, और बॉटल जो है वो इक्वल साइज की बॉटल होनी चाहिए, सो दैट होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड। यानी कि अलग अलग आपको बॉटल लेनी है और डीजल और पेट्रोल को अलग अलग बॉटल में डालना है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, आपने दोनों को अलग अलग बॉटल्स में डालना है, ठीक है। और बॉटल का साइज सबका बराबर होना चाहिए। जब भी आप बॉटल ले रहे हैं तो सारी बॉटल का साइज बराबर होना चाहिए। द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर। ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉटल की कैपेसिटी है लीटर्स के टर्म में वो इंटीजर है, यानी कि आप पॉइंट नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 लीटर की बॉटल लेंगे हम, नहीं। या तो आप 1 लीटर की लेंगे, या 2 लीटर की लेंगे, या 3 लीटर की लेंगे, या 4 की लेंगे, ठीक है। इंटीजर वैल्यू। हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेज आर पॉसिबल। आपसे ये नहीं पूछा कि कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स लगेंगी, आपसे ये पूछा है कि कितने साइज ऑफ बॉटल्स लगेंगे, अलग अलग साइज के। तो देखो यहां पर जो मैंने आपको शुरुआत में एक कंसेप्ट बताया, दैट इज ऑफ फैक्टर्स, वो यहां पर यूज होगा। कैसे, देखो जो आपका कैन एक्स है उसकी कैपेसिटी है 399 लीटर्स, ठीक है। कैपेसिटी कंटेनर वाई है, उसकी कैपेसिटी है 532। एक में पेट्रोल एक में डीजल, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, क्योंकि हमें मिलाना थोड़ी है। अब आप इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करो। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ द केसेस, क्योंकि आपको साइज जो भी है, आप अगर डीजल ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन बॉटल का सबका साइज सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप फैक्टर निकाल लीजिए। 399 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1,
2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, यस 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं, 5 हो सकता है, नहीं, 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, 6 हो सकता है, नहीं, 7, कैन 7 बी द फैक्टर, यस, 7 से आप इसको चेक कीजिए ना, 35 आएगा, फिर 4 आएगा 49, यस 7 हो सकता है। ठीक है, आप अब इसको आप यहाँ पर पेयर ऑफ फैक्टर्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज़ करें। अगर 1 फैक्टर है तो 399 भी होगा, 3 फैक्टर है तो 133 भी होगा, और 7 फैक्टर है तो 7 5 ज़ा और 7 5 ज़ा 35 एंड 49 57। ठीक है, देन आपका क्या 9 इसका फैक्टर होगा? विल 9 बी अ फैक्टर ऑफ, ये मैंने सही लिखा है ना, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा, एक मिनट, 7 5 ज़ा 35 और बचेगा 4 49 7, हाँ ठीक है ना। इसके बाद 8 इज़ नॉट अ फैक्टर, 9, क्या 9 इसका फैक्टर है? नहीं है। 10 है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 12 है? नहीं है। 13, 14 15 16, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर और कोई फैक्टर तो मुझे तो दिख नहीं रहा, ठीक है। इसके आगे कोई और फैक्टर इसका हो सकता है? 21 कुड बी द फैक्टर आई थिंक, ठीक है। 21, कैन 21 बी द फैक्टर ऑफ 399? आपको जस्ट फैक्टर्स निकालना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्या 21 399 का फैक्टर हो सकता है? हो सकता है। 19 भी हो सकता है, बिकॉज 19 2 इज 38 और 119, हाँ 19 और 21, ठीक है। इसके बाद ये फैक्टर्स फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 399। सिमिलरली अगर आप 532 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो यू विल हैव 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, क्या 3 होगा? नहीं, क्योंकि 5 3 8 और 10 हो रहा है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 4 होगा, यस 4 होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है तो 4 डेफिनेटली होगा। 5 नहीं होगा। 6, क्योंकि 3 नहीं है तो 6 भी नहीं होगा। 7, क्या 7 इसका फैक्टर होगा? यस 7 विल बी अ फैक्टर, क्योंकि 7 से आप इसको करेंगे तो 49 एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 4, ठीक है। सो 42 6, यस। सो अब 1 है तो यहाँ पर 532 भी होगा, 2 है तो 266 भी होगा, 4 है तो 133 होगा, और 7 है तो 7 7 ज़ा एंड 7 6 ज़ा, ठीक है। देन 8, इज 8 अ फैक्टर? 48, 5 बचेगा, नहीं। 9 है, 9 से आपका 8, नहीं। 10 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, इज 12 अ फैक्टर? 12 से 48, नहीं। 13 52, नहीं। 14 से, यस 14 इज अ फैक्टर, 14 इज अ फैक्टर, क्योंकि 14 से आप इसको करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद हाउ मच? 14 3 ज़ा 42, 11 112, यस 14 इज अ फैक्टर। सो 14 3 ज़ा एंड 14 8 ज़ा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर पॉसिबल ऑफ 532। इसके बाद आई थिंक ये रिपीट होंगे, क्योंकि 15 होगा नहीं, 16 48 नहीं, 16 होगा नहीं, 17 होगा नहीं, है ना, 17 भी नहीं होगा। 18, क्या 18 इसका फैक्टर होगा? नहीं। क्या 19 फैक्टर होगा? यस 19 इज ऑल्सो 1 फैक्टर, ठीक है, क्योंकि 38 है ना यहाँ पर, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 19 और 28, ठीक है। 19 और 28, दीज आर ऑल्सो 1 फैक्टर। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो 20 होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, और 27 भी नहीं होगा। 28 तो आ ही चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि करना क्या है। आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि वही आपके बॉटल के साइजेस हैं। लेट्स से दिस इज अ कॉमन फैक्टर 1, 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, 3 इज नॉट अ कॉमन, 7 इज कॉमन, ठीक है, 19 इज कॉमन, एंड देन व्हाट यू हैव कॉमन इज 133, ठीक है।
तो दीज आर द बॉटल साइजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 1, 7, 19 एंड 33। सो यू हैव ओनली 4 बॉटल साइजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर 1 लीटर की बोतल यूज़ करेंगे तो 399 बॉटल्स पेट्रोल के लिए लगेंगी, 532 बॉटल्स डीजल के लिए लगेंगी। ठीक है, अगर आप 7 लीटर की बोतल यूज़ करते हैं तो पेट्रोल के लिए 57 बॉटल्स लगेंगी, डीजल के लिए 76 लगेंगी। अगर आप 19 बॉटल्स लेते हैं तो पेट्रोल के लिए 21 लगेंगी, डीजल के लिए 28 लगेंगी। अगर आप 133 लीटर की बोतल लेते हैं तो डीजल 3 बॉटल में आ जाएगा, पेट्रोल 3 बॉटल में आ जाएगा, डीजल 4 बॉटल में आ जाएगा। सो दीज आर द, क्योंकि आपसे ये कहा गया था कि यू हैव टू डू द क्या, बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, यानी कि सारी बॉटल चाहे आप उसमें डीजल रख रहे हैं या पेट्रोल रख रहे हैं, सारी बॉटल का साइज सेम होगा। तो दैट्स वाई वी हैव फाउंड आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। अगर ये पूछा होता कि लार्जेस्ट साइज ऑफ द बॉटल क्या हो सकता है, तो दैट इट वुड हैव बीन 133। लार्जेस्ट साइज कितनी बॉटल होंगी, अगर ये पूछा जाएगा तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, जिसमें आपको बताया टोटल बॉटल्स भी आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके को अगर आप यूज़ करेंगे, और तरीका बड़ा ही बेसिक है ना, फैक्टर्स ही तो निकालने हैं, थोड़ा सा नंबर्स बड़े हैं तो यू विल जस्ट हैव टू थिंक और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फैक्टर्स अगर आपने निकाल लिए तो उससे आपको ये एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इसका इंटरनेट पर सॉल्यूशन देखेंगे, कई सारी जगहों पर सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, PYQs है तो सॉल्यूशंस अवेलेबल मिलते हैं, बट अगर आप उनको देखेंगे तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाएंगे कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर उनका क्या होता है कि किसी भी तरीके से वीडियो बना देना है या अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग के रूप में आंसर्स प्रोवाइड कर देने हैं, बट वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन सही तरीके से समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हो। बट यहाँ पर आपने फैक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने फिर इससे मैं कहूँगा कि नंबर्स थोड़ा सा बड़े हैं, दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप इस तरीके को समझ रहे हैं तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। और आप सिर्फ आंसर फाइंड नहीं कर रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को और खासकर PYQs को जब आप सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कर क्या रहे हो, है ना। आंसर निकालना इज अ डिफरेंट थिंग, आंसर इज द बाय प्रोडक्ट, द मेन थिंग इज कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर सही कंसेप्ट लगाया है और प्रोसेस सही फॉलो किया है तो आंसर तो आएगा, आंसर तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही है। द ओनली थिंग इज फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। ठीक है, चलो, तो यही सारे क्वेश्चंस थे HCF LCM के जो 2011 से 2024 के बीच में आए थे, है ना। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है 2013 का सेट A क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन नंबर 13 अगेन सेट A। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ें, दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, ऑप्शंस भी सेम है, द ओनली थिंग इज कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, इधर से उधर एक वर्ड नहीं हुआ है। 2013 2016 आप चाहें एग्जैक्टली पेपर में भी चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको भरोसा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए PYQs को थोड़ा सा दैन से ज़रूर देखें। चलें, तो आज का सेशन हो गया। कल हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांट का ही लेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम, और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, तो इसमें हम लोग एक दिन में ये नहीं होगा, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days। ठीक है, मेरा प्लान है 4 days में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो कल से हम इसको स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को, है ना, और अगले 4 दिन तक हम लोग नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस देखेंगे, बिकॉज वी हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम के आए हुए हैं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं इसको, और मैं आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा जो आप ये है फीडबैक वगैरह अपना ज़रूर प्रोवाइड करें। और 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका अटेम्प्ट इस बार का नहीं है, 2026 का है, और आप ये क्वांट को, रीजनिंग को, मतलब CSET को पूरा डिटेल में अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो 1 जून 2025 से हमारा जो बैच है, नया बैच, फ्रेश बैच, वो शुरू होगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर चले जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू, और वहाँ से आप उसकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं।
और अभी अगर आप उसमें 21 अप्रैल तक एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ 1499 में वो बैच आपको मिल जाएगा, कंप्लीट बैच। और अगर आप उसके आगे 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 प्राइस रहेगा। 31 मई तक एनरोल करते हैं तो फिर वो प्राइस बढ़ के 1999 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 2026 के एस्पिरेंट हैं, आप में से कोई भी, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड भी है, और अगर वो चाहता है कि इस तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब सेशंस हैं, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, बट वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, है ना। लगभग 3.5-4 महीने के आसपास पूरा बैच चलेगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन, कुछ नहीं छूटता। ठीक है, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे 1 जून से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी ज़रूर एनरोल कर लें। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग नंबर सिस्टम के साथ शुरू करेंगे। अगले 3-4 दिन उस टॉपिक को देखेंगे, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और रिसेंटली उसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, कल को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।